Hello and welcome, my dear students. Today we are going to discuss first chapter of history, class 9th, French Revolution. So, students, we are going to read first chapter of history. Then we must know who is the father of history. Then remember it. Herodotus is known as the father of history. स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने आज से अपने वीडियो में एक और चीज़ अपलोड करने की सोचा है, जो है हर दिन मैं आपको एक हिस्ट्री का फैक्ट बताया करूँगा। जैसे आज के दिन क्या हुआ था, आज ही के दिन 1951 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इस एक और इम्पोर्टेंट बात है जिसे आपको जानना चाहिए, इसी प्राचीन मंदिर को महमूद गजनी ने आक्रमण के बाद 1025 में तोड़ दिया था और इस पे बार बार कई बार आक्रमण होते रहते थे क्योंकि ये बहुत रिच था। ओके, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि रिवॉल्यूशन होता क्या है। तो इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रखा ही है, क्या व्हाट इज अ रिवॉल्यूशन इन सिंपल डिफिनीशन। सिंपल डिफिनीशन में हम रिवॉल्यूशन को कैसे समझ सकते हैं, क्या बता रहा है, अ रिवॉल्यूशन इज अ वेरी शार्प चेंज and made to something or a historical process. Revolution refers to a movement often violent to overthrow an old regime and effect complete change in the fundamental institution of सोसाइटी। रिवॉल्यूशन क्या है कि किसी भी चीज़ में सडनली पूरी तरह से जो बदलाव होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और सामान्य तौर पे ये बहुत वायलेंट होता है। ये जो पुरानी शासन होती है उसको वो हटाने के लिए सफल होता है। और आपकी वीडियो में आपने देखा होगा कि आज़ादी की शुरुआत, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही फ्रेंच के लोगों में जो कुछ शासन था, जो डिक्टेटरशिप रूल चल रहा था, उससे उन्होंने फ्रीडम पाई, इसलिए हमने लिखा है आज़ादी की शुरुआत। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था? इन 1989 इन द वेक ऑफ अर्ली मॉर्निंग द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। रूमर्स स्प्रेड दैट द किंग वुड ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। 1987 के मॉर्निंग में उठते ही पूरे जो सिटी के लोग थे वो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जैसे ही वे उठे उनको ये र्यूमर्स पता नहीं कहाँ से मिला कि जो वहाँ का राजा है वो सारे लोगों पे गोलीबारी करवाने वाला है। अब पीपल स्टार्टेड गैदरिंग एंड दे स्टार्टेड ब्रेकिंग अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन अ सर्च ऑफ आर्म्स। अब उन लोगों को लगा कि भाई हमारी जान खतरे में है, इसलिए वो उठे और जहाँ भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जहाँ भी उन्हें लगा कि यहाँ पे आर्म्स, वहाँ पे सैनिक छुपे हो सकते हैं, उनको उन्होंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। द कमांडर ऑफ द बास्टिल वाज किल्ड इन द आर्म्ड फ्लाइट एंड द प्रिजनर्स वर रिलीज्ड। अब वहाँ पे एक बास्टिल का किला था, उसे लोग मीन्स नॉर्मली डिक्टेटर के रूप में जानते थे। तो उसका जो कमांडर था, लोगों ने सोचा कि हो सकता है वहाँ पे रखा हो, क्योंकि भाई वो राजा का सबसे सेफ प्लेस था, प्रिजनर्स को वहाँ पे रखा जाता था। तो सब लोग उठे और वहीं पे फिर अटैक किए और वहाँ का जो कमांडर था इसी बीच में मारा गया और वहाँ पे जो कैदी थे उनको भी इन्होंने आज़ाद कर दिया। पीपुल हेटेड द बास्टिल एज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। जैसा कि मैंने बताया, लोग बासिल को हेट करते थे क्योंकि जो बासिल था वो राजा के डिस्पोटिक पावर का कहीं ना कहीं सिंबल था। पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। अ न्यू चेन ऑफ इवेंट्स बिगन विच लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। और अब जब लोगों ने अगेंस्ट राजा के चले गए थे तो लोग, और वहाँ की जो दैनिक मीन्स डेली लाइफ की नीड्स की जो चीज़ें थी उसकी भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। तो ये एक एक करके एक एक इवेंट जुड़ते गए और कहीं ना कहीं जो राजा का पावर था उसका एंड होने की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी 18th सेंचुरी के समय? जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थे देखते हैं। बता रहा है लुइस 16 उस टाइम का कौन रूलर था 18th सेंचुरी में? लुइस 16 वहाँ का रूलर था। इन 1774 असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। 1774
1604 में फ्रांस के सिंहासन पर लुई 16 विराजमान हुआ। फाइनेंशियल फ्रांस वाज ड्रेन्ड बिकॉज ऑफ द वॉर। फ्रांस अंडर लुई 16 helped the 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। तो जब लुईस 16 जैसे ही सिंहासन में बैठा तो फ्रांस की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बेहतर नहीं थी, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले जो अमेरिका में अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो रहा था उसमें इन्होंने अमेरिका की हेल्प की थी 13 कॉलोनीज को फ्री होने में। किससे फ्री होने में? ब्रिटेन ने अमेरिका को गुलाम बनाया हुआ था। स्टूडेंट्स, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में और फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के पीछे क्या क्या रीजन थे इसको आप समझने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से उसे आप देख सकते हैं और यू मस्ट सी दैट। और क्या क्या रीजन्स थे हमारे फ्रेंच सोसाइटी के, देखते हैं। टैक्सेज वर इंक्रीज टू मीट रेगुलर एक्सपेंस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल और यूनिवर्सिटीज। अब जैसे कि हमने देखा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत गड़बड़ थी, तो किसी भी गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलेंगे? जब वो टैक्स इंक्रीज करेगा। टैक्स इंक्रीज किया उन्होंने, और क्या क्या करने के लिए? आर्मी रखने के लिए, कोर्ट चलाने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए और ऑफिशियल्स और यूनिवर्सिटी चलाने के लिए उन्होंने टैक्स को इंक्रीज कर दिया। द कंट्री ऑफ फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स इन द 18th सेंचुरी। जो फ्रांस सोसाइटी थी वो 18th सेंचुरी में 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। और बता रहा है द फेडरल सिस्टम वाज पार्ट ऑफ सोसाइटी। 90% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डोमिनेटेड बाई पीजेंट्स, बट ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड they cultivated. 60% was owned by nobles, the church and the other richer members of the third estate. कह रहा है 90% पॉपुलेशन जो पेजेंट्स थी उसके बस एक छोटे से पार्ट के पास ही खुद का लैंड था, बाकी सारा क्या था? रिच पर्सन का था, जिसमें 60% सिर्फ नोबल का था और इसके अलावा कुछ पार्ट्स चर्च के भी थे। द क्लैजी एंड द नोबेल्टी members of the first 2 states enjoyed the certain advantage by birth. These groups of members were free from paying taxes and enjoyed federal privilege. All the members of the third state had to pay taxes to the state. क्या बता रहा है कि जो क्लैरी और नोबेल्टी थे 3 स्टेट के पहले 2 मेंबर जो थे, इनको जन्म से ही एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता था कि उनको टैक्स पे करना नहीं रहता था और वो फेडरल प्रिविलेज का बहुत बढ़िया से लाभ उठाते थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट में थे, जो नॉर्मली पुअर पीपल थे, पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, इन लोगों को टैक्स पे करना होता था, विच इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेल एंड द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच वर एप्लीकेबल ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक साल्ट और टोबैको। जो डायरेक्ट टैक्स था उसे हम टेल के नाम से जानते थे, इसके अलावा भी इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारी चीज़ों पे लगा हुआ था। हमें इवन साल्ट और टोबैको जो कि हम डेली लाइफ में डेली यूज करते हैं उन चीज़ों पे भी लगा हुआ था। द स्ट्रगल फॉर सर्वाइव, अब लोगों को जीवन जीने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन लेड टू अ रैपिड इंक्रीज फॉर फूड ग्रेन्स, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विथ द डिमांड ड्यू टू विच द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज रैपिडली। क्या बता रहा है कि पॉपुलेशन से में तेज़ी से इंक्रीज हुआ, जिसके वजह और जिसके साथ हमारी जो ग्रेन्स थी उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाया, इसलिए प्राइस की जो कीमतें थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी। ड्यू टू लो वेज पेड टू लो लेबर्स गैप बिटवीन द पुअर्स एंड रिच वाइडेंड, थिंग्स बिकम वर्स whenever drought or hell reduced the harvest। और बता रहा है कि जो गरीबों की मजदूरी थी वो बहुत कम थी, इसके वजह से जो गैप था रिच और पुअर के में वो काफ़ी बढ़ रहा था। और बेकार कब कंडीशन हो जाती थी? जब कभी हेल या फिर हार्वेस्ट, हेल से या फिर ड्राउट से हमारी जो हार्वेस्ट हो जाती थी वो कम हो जाती थी। अब क्या हुआ, इन लोगों ने कुछ समझा, धीरे धीरे इनके बीच में भी ग्रोथनेस हुई, इनकी भी ग्रो हुई। तो क्या हुआ, ये ग्रो किस रूप में शामिल आया? अ ग्रोइंग मिडिल क्लास। और थॉट क्या था इनका? एन एंड टू प्रिविलेज। अब जैसे ही सबके बीच में जानकारियाँ आई तो लोगों ने सोचा कि अब हम क्या करें, जो प्रिविलेज मिल रहे हैं फर्स्ट 2 स्टेट को उनको ख़त्म करें। पीजेंट्स यूज टू पार्टिसिपेट इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट टैक्स एंड फूड स्कैरसिटी। ग्रुप ऑफ द थर्ड स्टेट हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू द एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। कह रहा है इस थर्ड स्टेट में जो थे कौन थे? पीजेंट्स थे। ये लोग रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किए, जो टैक्सेज के
खिलाफ था और फूड स्कैर्सिटी के खिलाफ था। और अब धीरे धीरे करके ये लोग भी क्या हो रहे थे, एजुकेट हो रहे थे, इनके मन में नए नए आइडिया आ रहे थे। इन द 18th सेंचुरी न्यू सोशल ग्रुप्स इमर्ज टर्म्ड एज मिडिल क्लास। अब 18th सेंचुरी में एक नया ग्रुप सामने आया, नोबेल्टी, क्लैरिटी और पीजेंट्स के अलावा भी एक नया ग्रुप में सामने आया जिसे हम मिडिल क्लास के रूप में जानने लगे। हु अर्न्ड देयर वेल्थ थ्रू एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड बाय मैन्युफैक्चरिंग वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉट बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अब इन्होंने थोड़ा ये एजुकेटेड थे तो इन्होंने सिल्क और टेक्सटाइल के बिजनेस करके, ट्रेड करके दूसरी कंट्री से ट्रेड किया इन्होंने और थोड़ा रिच हो गए। द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। अ पर्सन सोशल पोजीशन वाई डिपेंडेंट ऑन देयर मेरिट। अब ये थर्ड जो स्टेट था इसमें लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल एजुकेटेड मेंबर्स आ रहे थे। तो इनका मानना था कि जो पोजीशन होना चाहिए सोसाइटी में वो किसी बेसिस पे होना चाहिए, उनके मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए। क्या वही देखिए, ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाई बर्थ रेदर देन अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। क्या होता है, ये लोग एजुकेटेड थे, इन्होंने बोला कि किसी भी पर्सन को बाई बर्थ प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उसके एजुकेशन, उसकी क्वालिटी पे उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलना चाहिए। अ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज प्रपोज्ड बाय रोसियो बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब इन्होंने एक नया गवर्नमेंट का फॉर्म प्रस्तुत किया, किसके हेल्प से, रोसियो के हेल्प से। इन्होंने बताया कि और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव उनके हेल्प से बताया कि एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे, इसमें क्या होगा। सिमिलरली इसी तरह मॉन्टेस्क्यू proposed a division of power with the government between the legislative, executive and the judiciary। मॉन्टेस्क्यू में भी एक नया बताया, साथ में बोला कि जो गवर्नमेंट के पावर होने चाहिए वो 3 पार्ट्स में बटे होने चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। यूएसए में देखा जाए दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स। और यूएसए में जैसा कि हमने बात किया 13th कॉलोनी का जब उन्होंने रिवॉल्यूशन किया तो साथ में फ्रीडम हुए, तो ये मॉडल उन्होंने अप्लाई कर दिया था। लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेज टू मीट द एक्सपेंस। और नए खर्च के मिलने के लिए इसी बीच में लुइस 16 ने टैक्स बढ़ाने की बात सोची। अब ये लोग उसी तरह परेशान थे और साथ में जब टैक्स बढ़ने की बात हुई तो ये लोग रिवॉल्यूशन के रूप में पूरी तरह से सामने आ गए। तो रिवॉल्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई। इन द फ्रांस द मोनार्ची डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेज, दे हैड टू कॉल मीटिंग ऑफ द स्टेट्स। कई बार पूछा गया है व्हाट इज स्टेट्स, a political body to which the 3 states sent their representative to pass proposals of the new taxes। फ्रांस में जब राजा को टैक्स बढ़ाना होता था तो अपने मन से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, उसे एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी किसकी, स्टेट जनरल की, जिसमें तीनों बॉडी की, नोबल, क्लैरिटी और पीजेंट्स जो थर्ड स्टेट्स था उसके मेंबर्स भी शामिल होते थे और वोटिंग की हेल्प से नया टैक्स अप्लाई होता था। तो लुइस 16 ने एक नया मीटिंग बुलाया। लुइस 16 ऑन 5 May 1789 called a assembly to pass proposal for new taxes। Representatives from the first and second states were presented and the third state was represented by its prosperous and educated members। जब लुइस 16 ने मीटिंग बुलाई तो दोनों स्टेट, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग तो गए, लेकिन थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे उसमें एजुकेटेड पर्सन मेंबर्स और प्रॉस्परस मेंबर शामिल हुए, जैसे मॉन्टेस्क्यू हो गए, रोसियो हो गए, ये लोग शामिल हुए। और इन्होंने अपना एक नया डिमांड रखा, क्या, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ईच स्टेट हैड टू 1 वोट। प्रिंसिपल के हिसाब से देखा जाए तो तीनों स्टेट को एक वोट होता था, बट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द थर्ड स्टेट डिमांडेड ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। थर्ड स्टेट में ज़्यादा मेंबर थे तो अब इन्होंने सोचा कि हर एक मेंबर में एक वोट होना चाहिए। द डिमांड वाज रिजेक्टेड, so numbers of the third state walked out to protest। They were not to disappear till a constitution drafted for France that would limit the powers of monarch। अब जब राजा ने देखा कि ये ज़्यादा वोट मांग रहे हैं तो जाहिर बात है वो टैक्स बढ़ाने नहीं देते, तो राजा ने उनके जो डिमांड थी उसको रिजेक्ट कर दिया। अब जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे इन्होंने प्रतिज्ञा ली
कि जब तक फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है वो लोग अलग नहीं होंगे, एक साथ एक ही जगह पे इकट्ठा रहेंगे। ड्यू टू हार्श विंटर ब्रेड आइस रोज and people had to spend hours in long queues. Rumors spread that the landlords hired bands of robbers to destroy the ripe crops. अब गर्मी ठंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, इसके लिए लोगों को रोटी के लिए मीन्स डेली लाइफ के नीड्स के लिए लंबे लंबे लाइनों में लगा रहना पड़ता था। और अचानक फिर एक अफवाह फैली कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं इन्होंने रॉबर्स को हायर किया है, किसके लिए, जो राइप क्रॉप्स हैं उसको बर्बाद करने के लिए। और इसी के फियर में, इसी के डर में उन्होंने क्या किया, पेजेंट्स स्टार्टेड लूटिंग हॉर्डेड ग्रेन्स एंड बर्नट डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द लैंड ड्यूज। जब इन्होंने किया तो जहाँ भी लैंडलॉर्ड्स के घर पे जहाँ पे भी ज़्यादा ग्रेन्स इनको मिले वहाँ पे इन्होंने लूटपाट मचाई और साथ में जो भी रिकॉर्ड थे लैंड ड्यूज के इन्होंने उसको जला दिए। नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स। नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा अनाज होती थी वो नोबल्स के घर पे ही होती थी, इसीलिए नोबल्स के घर पे ही लोग आक्रमण कर देते थे, तो नोबल घर अपना छोड़ के भागने लगे। लुइस 16 एग्रीड, और इस कंडीशन को भापते हुए लुइस 16 क्या किया, उनके नेशनल असेंबली की जो डिमांड थी उसको उन्होंने मान लिया। एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल्स दैट हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेकड बाई अ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हें एग्री हो गया कि उसकी जो पावर है वही कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक की जाएगी। द असेंबली पास्ड और order abolishing the federal system of obligations and the taxes on the 4th August 1789. These were abolished and lands owned by a church were confiscated. तो इसको शामिल करते हुए जो फेडरल सिस्टम था टैक्सेस बढ़ाने का उसको कम कर दिया गया, और साथ में इस्लाम का एक जो 10वां भाग लगता था उसको भी उसने कम कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची इस तरह करते हुए और भी सारे टॉपिक्स हैं उसको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। थैंक यू।